हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो आप सभी को याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी क्लास 6 हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो से चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरविंद वॉज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Harishen, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. The inscription is a special kind known as a prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of, while prashastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 8, such as Gautamiputra, Sri Satkarni. They become far more important from the time of the Guptas. तो क्या कहते हैं कि एक लड़का है अरविंद। तो अरविंद के स्कूल में एक कोई शो हो रहा होगा, ड्रामा। तो उसमें जो अरविंद है वो क्या समुद्रगुप्त एक रूलर है, उनका एक्ट कर रहा है। तो समुद्रगुप्त एक फेमस रूलर है, किसके? गुप्तास डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर हैं। और ये जो समुद्रगुप्त हैं ये जाने जाते हैं अपने लॉन्ग लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस के बारे में। और इनको क्या इंस्क्रिप्ट करा गया अशोकन पिलर्स में, यानी कि अशोक के जो पिलर्स हैं उनमें भी क्या इनको इंस्क्रिप्ट करा गया, इनका भी उनमें लिखा गया है, जो कि इलाहाबाद में है। और इसे कंपोज करा गया कैसा? काव्य। मतलब कि जो पिलर्स हैं वो कहाँ पर है? वो है इलाहाबाद में। और उसमें उस पिलर्स में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। और वो जिसने लिखा है वो कंपोज करा है हरिसेन ने। हरिसेन एक पोएट है और मिनिस्टर है जो समुद्रगुप्त है उनकी कोर्ट में, यानी कि समुद्रगुप्त के राज्य के एक मंत्री है कौन? हरिसेन। और साथ में वो क्या एक कवि भी है, पोएट भी है। तो जो इंस्क्रिप्शन होता है स्पेशल टाइप का, जो एक स्पेशल टाइप का इंस्क्रिप्शन होता है उसे क्या प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इन प्रेज ऑफ। तो जो प्रशस्ति है जब कंपोज कर रहे थे तो बहुत सारे जो रूलर्स हैं जब इस प्रशस्ति को कंपोज कर रहे थे तो बहुत सारे जो रूलर्स हैं जो कि हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ रखे, जैसे गौतमीपुत्र, श्री सतकर्णी। तो इनके साथ ये भी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर हो गए इसी गुप्तास डायनेस्टी के टाइम पे, गुप्तास के पीरियड ऑफ टाइम पे ये भी क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर्स हो गए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्तास प्रशस्ति टेल अस। The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who won victorious in battle, who was learned and the best of poets. He also described as equal to the gods. The prashasti was composed in very long sentences. Here is a part of one such sentence. If you look at map 7, page number 87, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast. And you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided in the Prashasti. Harishen describes 4 different kinds of rulers and tell us about
Samudgupta's policies towards them. तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति उसे देखे तो जो पोएट है कौन, हरिसेन, तो उन्होंने किंग को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी ग्लोइंग सी टर्म्स यानी काफ़ी बड़ी बड़ी सी उपाधियां दे रखी हैं, जैसे अ वॉरियर और अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, यानी कि एक ऐसा राजा जो लड़ाइयों में मतलब कि हर लड़ाई में जीत जाता है, और who was learn and the best of poets, यानी जो लर्न करता है फिर उसके बाद जो पोएट्स है उनका सबसे बेस्ट पोएट यही है। और कभी कभी तो जो राजा होता है उनको क्या गॉड के यानी भगवान के समान बता दिया जाता है कि यहाँ के भगवान तो यहाँ के राजा ही हैं। तो जो प्रशस्ति होती है वो काफ़ी उसे कंपोज करा जाता है, काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उसमें बहुत लॉन्ग सेंटेंस होते हैं और उसमें क्या प्रशस्ति को कंपोज करा जाता है। यहाँ एक पार्ट है उसी प्रशस्ति का जिसमें सेंटेंस है। अगर हम लोग मैप नंबर 7 को देखें जो कि पेज नंबर 87 है, तो वहाँ पे कुछ एरिया मिलेगा जो कि कौन सा है, जो ये रहा हमारा मैप नंबर 87। तो मैप 87 तो क्या है कि इसमें कुछ एरिया पर्पल मिलेगा, कुछ एरिया ग्रीन मिलेगा, कुछ एरिया पिंक मिलेगा और कहीं कहीं क्या रेड डॉट्स मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्पल और ब्लू है ये यहाँ पे क्या जो रेड डॉट्स है यहाँ पे सी कोस्ट है, तो यानी जहाँ पे रेड डॉट्स देख सकते हो आप लोग, तो वहाँ पे क्या वहाँ का समुद्र का किनारा वहीं पे है, यानी सी डॉट्स वहीं मतलब कि सी कोस्ट लाइन एरिया है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रशस्ति है जो कि समुद्रगुप्त की है उसमें जो हरिसेन है जिन्होंने लिखी है उन्होंने 4 चीज़ें बताई है किनको, समुद्रगुप्त को अपने जो उनके पॉलिसीज है उनको डिस्क्राइब करने के लिए 4 चीज़ें बताई हैं। तो पहली है द रूलर ऑफ आर्यवर्त, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudgupta's empire. तो यानी कि रूलर्स ऑफ आर्यवर्त द एरिया शेडेड इन ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ वाला ये आर्यवर्त यानी ये कन्नौज, प्रयागा, पाटलिपुत्र और नालंदा। तो यानी ये जो इतना एरिया है ग्रीन और मथुरा भी, तो ये जो इतना ग्रीन एरिया है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आर्यवर्त थे। तो ये जो आर्यवर्त का किंगडम है ये किसने, समुद्रगुप्त ने उखाड़ दिया और यहाँ तक क्या अपना इनको क्या इनमें समुद्रगुप्त ने अपनी राज्य में इसको भी क्या मिला दिया। तो ये पहला रूल हो गया, पहली पॉलिसी होगी। दूसरी क्या है, द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, हियर देयर वर 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudgupta after being defeated and he then allowed them to rule again. तो ये जो दक्षिण की बात करें, दक्षिण तट की, तो यहाँ पे जितने भी रेड डॉट्स हैं यहाँ पे ये टोटल 12 रेड डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी यहाँ पे जितने भी डॉट्स हैं टोटल कितने 12 रेड डॉट्स हैं और ये इनमें क्या यहाँ पे राजा रहते थे और ये सब कोस्ट लाइन के किनारे थे। तो यहाँ पे क्या समुद्रगुप्त जो थे यहाँ के जो राजा है वो हारने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्त को और वो यहाँ पे आकर के क्या अपना रूल करने लगे। थर्ड पॉलिसी क्या है, द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गाना सांगास। Remember chapter 5. In the northwest marked in purple on the map, they brought tribute, followed his orders and attended his court. तो यानी कि ये जो एरिया दिख रहा है पर्पल कलर का, ये जितना भी पर्पल कलर का एरिया है आउटर स्टेट, इसमें क्या होता था कि ये जितने भी यहाँ के रूलर्स हैं वो सब समुद्रगुप्त के साथ रहते थे और जो समुद्रगुप्त की कोर्ट लगता था दरबार, तो उनमें भी ये लोग आते थे, वो पॉलिसीज बनती थी। तो यानी कि यहाँ के जो पर्पल डॉट्स में रहते हैं वो सब क्या उनके साथ ही रहते थे और जो समुद्रगुप्त के
ऑर्डर्स हैं उन्हें भी फॉलो करा करते थे। The rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendants of the Kushanas and Shakas, and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage। तो यहाँ पे जितने भी आपको नीचे साइड दिख रहा होगा श्रीलंका के पास, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो श्रीलंका का एरिया हो गया और जो यहाँ पर कुशानाज और शाकास के बच्चे बाल बच्चे रहते थे, यानी कि उनके ही जनरेशन रहती थी। और जो श्रीलंका के लोग हो गए तो वो लोग क्या इनको अपनी बेटियों से क्या मैरिज करवा देते थे, शादी करवा देते थे, और फिर क्या इनसे रिश्ता हो जाता था। तो ये टोटल 4 पॉलिसीज थी जो कि समुद्रगुप्त की प्रशस्तिज में लिखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेलॉजीज, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9। तो आप सभी को पता होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जेनेलॉजीज के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम लोगों को जेनेलॉजीज स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Most Prashastis also mentioned the ancestors of the ruler. This one mentions Samudgupta's great-grandfather, grandfather, father and mother. His mother, Kumara Devi, belonged to the Lichavi Gana, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraj, a title that Samudgupta also used. His great-grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. It seems as if the family gradually rose to importance. तो क्या होता है कि बहुत सारी जो प्रशस्तिज होती है उनमें क्या रूलर्स के एंसेस्टर्स भी क्या मेंशन करे जाते थे, यानी कि समझ लीजिए आप एक रूलर हैं और आपने प्रशस्ति लिखवाई, तो आपकी प्रशस्ति में आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी आपके पूरे पूरे पुरखों का नाम लिखा जाता था, उनके बारे में लिखा जाता था। तो जो रूलर था समुद्रगुप्त, उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी उन्होंने अपने दादाजी के दादाजी, ग्रैंडफादर अपने दादाजी और अपने फादर और मदर को क्या अपनी प्रशस्ति में मेंशन करवाया था। उनकी मदर का नाम कुमारा देवी था और वो लिच्छवी गना से बिलोंग करते थे, और उनके फादर का नाम चंद्रगुप्त था जो कि पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और उनको जो ग्रैंड टाइटल जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त, उन्होंने एक ग्रैंड टाइटल क्या अपनाया था जिसको कहा जाता था महाराजा अधिराज। ये टाइटल समुद्रगुप्त ने भी इस्तेमाल करा। उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर है उन्होंने सिंपली मेंशन क्या करा, महाराजा। और उनको क्या दिखाया कि जो फैमिली है उसकी धीरे धीरे क्या इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, रोज कर रही है। अरेंज दीज टाइटल इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। राजास, महाराजा अधिराज, महाराजा। Samudgupta in turn figures in the genealogies list of ancestors of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. We know about him for inscription and coins. He led an expedition to western India, where he overcame the last of the sheikhs. According to later believe his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 10। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो समुद्रगुप्त है उन्होंने क्या जो
उन्होंने जो इनकी जेनोलॉजीज है यानी लिस्ट ऑफ एंसेस्टर यानी इनके पुरखों की जो लिस्ट है उसे क्या बाद उसमें उसमें क्या वो अपने पूरे डायनेस्टी के रूलर्स का क्या बाद में नाम लिख दिया, जैसे कि उसके पुत्र यानी उसके बेटे सन कौन चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो समुद्रगुप्त के पापा का नाम, समुद्रगुप्त के फादर का नाम वो क्या है चंद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के सन का नाम क्या है चंद्रगुप्त, यानी पापा का और लड़के बच्चे का दोनों का नाम क्या है चंद्रगुप्त है। तो क्या कहते हैं कि जो पापा उनको चंद्रगुप्त कहते हैं और जो बच्चा उसे चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के पापा का नाम समुद्रगुप्त के पापा का नाम चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकंड। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके बारे में भी क्या मेंशन करा गया है। चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन लिखे, मतलब इंस्क्रिप्शन करवाए, कॉइन्स भी काफ़ी चलवाए, और इन्होंने क्या जो वेस्टर्न कल्चर है ये मतलब कि जो इन्होंने जो चंद्रगुप्त सेकंड है इन्होंने क्या जो वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न इंडिया वो भी इन्होंने क्या उसको एक्सपेंड किया, मतलब एक्सपेंड करा और पूरा वेस्टर्न इंडिया बनाया। और इन्होंने क्या आखिरी में आकर के ओवर केम शेख यानी जो शाकाज होते हैं उन्हें भी बनाया। और जो अकॉर्डिंग मतलब कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है इनकी जो कोर्ट होती थी सभा, इसमें सारे के सारे लर्न पीपल ही बैठते थे। लर्न पीपल मतलब कि पढ़े लिखे लोग ही बैठते थे, जो कि हम लोग अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है जेनोलॉजीज ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हर्षवर्धना एंड द हर्षचरित्र। तो इससे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. Harshvardhana, who ruled nearly 14 years ago, was one such ruler. His court poet Banabhatta wrote his biography, the Harsh Charita, in Sanskrit. This gives us the genealogy of Harsha and ends with his beginning, King Shuang Shuang Shang, about whom you read in chapter 8, also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw। तो क्या कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा कि उन्होंने काफ़ी इंस्क्रिप्शन करा है, कौन से लिखा है, और हम लोगों ने कुछ कई सारे किंग्स की बायोग्राफी से भी हम लोगों ने जाना। तो एक रूलर होते हैं कौन, हर्षवर्धन, जिन्होंने आज से 1400 साल पहले क्या रूल करा था। और उन्होंने क्या उनके जो पोएट थे बन्ना भट्टा, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी क्या हर्षचरित, जो कि कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। और इसे क्या इसे लिखे गया है कि ये जो जेनोलॉजी देती है किसकी, ये हर्ष की जेनोलॉजी देती है। और उनके आखिरी में ख़त्म मतलब कि किंग बनने तक, किंग के बाद। और जो शुआंग शैंग हैं एक राजा है, चाइना के लगते होंगे शुआंग शैंग, तो इनके बारे में भी क्या हम लोगों ने चैप्टर 8 में काफ़ी टाइम दे करके पढ़ा है। और जो हर्षा है उन्होंने क्या अपना जो इनकी हर्ष चरित्र है चरिता, उसमें क्या डिटेल से सारा इन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी हुआ इनकी लाइफ में, वो सारा का सारा उसमें है। Harsha was not the eldest son of his father but becoming king of Thanesar after both his father and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of Kannauj. See map 7, and he was killed by the ruler of Bengal. Harsha took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the ruler of Bengal। तो क्या होता है कि हर्षवर्धन है
वो अपने पापा की, अपने पिता की सबसे बड़ी संतान भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको थनेसर यानी ये थनेसर के राजा बने। क्यों? क्योंकि जो इनके फादर है और जो इनका बड़े भाई थे वो दोनों मर चुके थे, तो इसलिए क्या हर्षवर्धन को क्या बनाया गया? रूलर बनाया गया, किंग बनाया गया। कहाँ का? थनेसर का। और जो इनके ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि इनकी वाइफ के ब्रदर, इनके वाइफ के भाई, तो वो कन्नौज के राजा थे। तो उन कन्नौज के राजा को बंगाल के राजा ने मार दिया था। तो इसलिए क्या करा, जो हर्षवर्धन है उन्होंने कन्नौज को भी अपने थनेसर में मिला दिया और उसके बाद एक आर्मी खड़ी करी ताकि वो बंगाल के राजा के खिलाफ उनके खिलाफ लड़ाई कर सके, उनको मार सके। Although he was successful in the east and conquered Magadha and probably Bengal, also he was not as successful elsewhere. He tried to cross the Narmada to march into the Deccan, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulakeshin II. पुलक्षण सेकंड। तो क्या होता है कि वो लगभग सक्सेसफुल भी हो गए थे। कहाँ पर? ईस्ट में उन्होंने मगध को कब्जा कर लिया था और प्रोबेबली किसको? बंगाल को भी कब्जा कर लिया था। लेकिन वो कहीं सक्सेस हुए थे, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हुए थे। कैसे? जैसे कि वो ट्राई कर रहे थे नर्मदा रिवर को क्रॉस करके दक्कन में मार्च कर दे, यानी दक्कन में चढ़ाई कर दे, फिर उनको, लेकिन एक रूलर क्या कर रहा था? उनको रोक रहा था। कौन? जो कि चालुक्य डायनेस्टी का था, पुलकेशिन सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति, यानी कि जो हर्षवर्धन को रोक रहे थे अब उनके बारे में। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India during this period. The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra. Aihole, the capital of Chalukyas, was an important trading center. It developed as a religious center with a number of temples. The Pallavas and Chalukyas frequently raided one another's lands, especially attacking the capital cities, which were prosperous towns. The best known Chalukyas ruler was Pulakeshin II. We know about him from a prashasti composed by his court poet Ravi Kirti. This tells us about his ancestors who are traced back through 4 generations from father to son. Pulakeshin evidently got the kingdom from his uncle. तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये जो पल्लवास और चालुक्यास हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी होती है कहाँ की? साउथ इंडिया की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो पल्लवास और चालुक्यास हैं ये साउथ की बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टी होती है। तो जो किंगडम है पल्लवास का वो पूरे रीजन में स्प्रेड हुआ, और जो इनकी कैपिटल थी वो कौन सी थी? कंचीपुरम थी, जो कि कावेरी डेल्टा के पास थी। और जो चालुक्यास है वो रायचूर डोब के पास
रहते थे और ये बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्र नदी के बीच में क्या रायचूर ढोप था, जहाँ पे चालुक्यास डायनेस्टी थी। अहियोल जो है वो कैपिटल थी, वो राजधानी थी चालुक्यास की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ पे इन्होंने रिलीजियस सेंटर डेवलप करे और काफी इसी के साथ बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ टेम्पल को भी क्या इन्होंने यहाँ पे बनाया। तो जो पल्लवास और चालुक्यास है, इन्होंने फ्रीक्वेंटली रेड यानी कि जल्दी जल्दी में हर जगह रेड मारी, मतलब कि हर जगह लड़ाई करी, हमला किया, दूसरे की लैंडों में अटैक करा, उनकी कैपिटल सिटीज में अटैक करा और काफी सारे टाउन्स में अटैक करा। और जो चालुक्यास हैं, वो चालुक्यास जाने जाते हैं अपने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस रूलर जिसका नाम फुलक्षिन सेकंड है उनकी वजह से। ये इसलिए फेमस थे क्योंकि ये अपनी प्रशस्ति की वजह से फेमस थे। और इनके जो फुलक्षिन के जो कवि हैं वो है रवि कीर्ति, जिन्होंने इनकी प्रशस्ति लिखी है। वो इनके एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं, इनके 4 जनरेशन चार पुरखों के बारे में बताते हैं, 4 पीढ़ी के बारे में बताते हैं, और फादर टू सन यानी पिता से लेकर पुत्र तक सारी चीजें बताते हैं। और जो जो बताया जाता है कि जो फुलक्षिन है वो अगर सूत्रों की माने, सबूतों की माने एविडेंटली, तो जो फुलक्षिन को जितना जो भी किंगडम मिला, राज्य मिला, वो सब उनके अंकल से उनको क्या मिला। According to Ravi Kirti, he led expeditions along both the west and the east coast. Besides, he checked the advance of Harsha. There is an interesting play of words in the poem. Harsha means happiness. The poet says that after this defeat, Harsha was no longer Harsha. Fulakshin also attacked the Pallava king who took shelter behind the walls of Kanchipuram. But the Chalukyas' victory was short lived. Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new ruler belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasties, about which you will स्टडी इन क्लास 7। तो क्या होता है कि अगर रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग चले तो इनमें क्या बताया जाता है कि इसके जो एक्सपेडिशन होते हैं, मतलब कि जिनके एक्सपेडिशन थे वो कहाँ से, वो वेस्ट से लेकर के ईस्ट कोस्ट तक क्या फैले हुए थे। और अगर एडवांस जो चेक करें तो अगर माने तो ये जो और फुलक्षिन है, ये जो हर्ष है, उनके भी क्या बहुत ज़्यादा एडवांस है। और इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड को प्ले करा है पोयम में, जैसे हर्षा, हर्षा मतलब क्या हैप्पीनेस। और जो पोएट है वो कहते हैं, मतलब कि जब डिफीट हो जाती है तो जो हर्षा होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए क्या वो हर्षा नहीं रहते। जो फुलक्षिन है उन्होंने पल्लव डायनेस्टी के भी किंग पर अटैक करा, जो कि अपनी राजधानी में छुपे थे, जिनका नाम क्या है, उनकी राजधानी का कंचीपुरम, वहां पे छुपे थे, वहां पे भी उन्होंने क्या हमला करा। लेकिन चालुक्यास की क्या विक्ट्री होती है, लेकिन ये क्या जो इनकी जीत होती है वो काफी छोटे समय के लिए होती है। फिर अल्टीमेटली जो पल्लवा और चालुक्यास है, इन दोनों ने नए नए रास्ते दिए और ये क्या राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी में क्या इन्होंने हमला कर दिया। ये सारी जो डायनेस्टी है, चोला और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th में। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। As in the case of earlier kings, land revenue remains important for these rulers. For these rulers and the village remain the basic unit of administration. There were some new development as well. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were
powerful, either economically or socially or because of their पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, तो क्या होता है फ्रेंड कि अगर हम लोग अर्लियर किंग्स की केस देखें, जो अर्लियर किंग्स थे उन्होंने क्या काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने क्या लैंड रेवेन्यू करा, जो कि क्या एक बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की। और यहाँ पे कुछ नए नए डेवलपमेंट हुए, जैसे कि किंग्स ने अडॉप्ट करा नंबर ऑफ मतलब कि लोगों का सपोर्ट, ताकि वो क्या एडमिनिस्टर कर सकें और पावरफुल हो सके इकोनॉमिकली और सोशली। और ऐसा इसलिए ताकि और इसलिए भी जो उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ सके। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ hereditary. This means that sons succeed father to this post. For example, the poet Harisena was a Mahadanda Nayaka or chief judicial officer like his father. तो इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो उसमें क्या होता है कि उनके फादर उस पोस्ट में थे तो उनके जो बच्चे हैं वो भी क्या उसी में आ जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है हरिसेन का, तो हरिसेन क्या थे, एक महादंड नायका थे, जो कि क्या चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जो कि इनके पापा थे, फादर थे, तो वही पोस्ट इनको भी मिल गई। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। फॉर instance, besides being a Mahadanda Nayaka, Harishen was a Kumar Amatya, meaning an important minister, and a Sandhi Vigrahika, meaning a minister of war and peace. तो क्या होता था कि कभी कभी क्या होता था कि एक ही पर्सन को काफ़ी सारे गृह मंत्रालय दे दिए जाते थे, काफ़ी सारा ऑफिस का काम दे दिया जाता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायका भी थे, साथ ही में वो कुमार आमित्य भी थे। कुमार आमित्य मतलब कि इसका एक मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, और साथ ही साथ वो संधि विग्रहिका भी थे, जिसका मतलब होता है मीनिंग मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी कि लड़ाई झगड़े और पीस से रिलेटेड ये मिनिस्टर भी थे। यानी इनको 3 मिनिस्ट्रीज दे रखी थी। फिर तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इंक्लूड्स द नगरा, श्रेष्ठी or chief bankers or merchants of the city, the Sarthvaha or leader of the merchant caravans, the Prathama Kulika or the chief craftsman, and the head of the कयास्थास और स्क्राइब्स। तो क्या कहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट मैन हैं इनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाना चाहिए, और इनमें इंक्लूड करना चाहिए नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट सिटी। तो इसमें जो सार्थवाहा होते हैं और जो लीडर होते हैं मर्चेंट कैरावंस के, उनको क्या प्रथमा कुलिका कहा जाता था। इसका मतलब चीफ क्राफ्टमैन, जो कि इनके हेड होते थे कायस्थास और स्क्राइब्स। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. तो ये जो सारी पॉलिसीज़ है ये सारी बहुत ही इफ़ेक्टिव हुई धीरे धीरे, लेकिन बाद में कुछ पावरफुल लोग आए जिन्होंने क्या इनको सब ख़त्म कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग और एक इनफ इंडिपेंडेंट किंगडम खुद ही बना दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को
a new kind of army start करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as samantas. Whenever the ruler was weak, samantas tried to become independent. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये लोग कह रहे हैं कि जैसे कि अर्लियर रूलर की तरह कुछ किंग्स जो थे वो क्या एक वेल ऑर्गेनाइज आर्मी को क्या मेंटेन करना चाहते थे। उनमें क्या उनकी आर्मी में एलिफेंट रखना चाहते थे, चैरियट्स मतलब रथ रखने चाहते थे, कैवेलरी मतलब कि एक टाइप की सेना होती है जो कि घोड़ों में चलती है, मतलब कि जो कि घोड़े के ऊपर घुड़सवार जिसे कहते हैं हिंदी में, उन्हें हम लोग इंग्लिश में कैवेलरी कहते हैं। तो जो घुड़सवार होता है वो आर्मी में रखते थे, और फुट सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक होते थे जो पैदल दौड़ते थे, इन सबको क्या रखते थे। तो ये सारे जो यहाँ पे मिलिट्री लीडर्स थे जो कि प्रोवाइड करा जाते थे किंग के द्वारा, और जो विद ट्रूप्स यानी कि सेना की टुकड़ी होती थी जो कि दूसरे राजा को जैसे एक राजा है वो दूसरे राजा को अपनी सेना प्रोवाइड करा देता है जब उसको ज़रूरत होती है। तो जब उसको प्रोवाइड करता है तो उन लोगों को क्या सैलरी नहीं देनी पड़ती है, उनको लैंड ग्रांट कर दी जाती है, और उनसे क्या जो रेवेन्यू वो लोग लेते हैं वो कमाते हैं वो सोल्जर्स, हॉर्सेस और जितने भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करे गए और वॉरफेयर में लगा देते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं इनको हम लोग क्या सामंताज कहलाते हैं। और जो रूलर होता है वो अगर वीक होता है तो जो सामंताज होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट बन जाए, हमारे ऊपर किसी का कोई भी राजा का रूल ना हो, वो क्या एक इंडिपेंडेंट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है हमारा असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। The inscriptions of the Pallavas mention a number of local assemblies. These included the Sabha, which was an assembly of Brahmin landowners. This assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agricultural operations, making roads, local temples, etc. The was a village assembly found in area where the landowners were not Brahmins, and the Nagaram was a organization of merchants. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continue to function for centuries. तो क्या होता है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है जो कि पल्लवास डायनेस्टी के लोगों ने मेंशन करी हैं वो इसमें नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज हैं, जैसे कि इसमें सभा इंक्लूडेड है, और ब्राह्मण जो असेंबली है वो किसकी है, वो ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबलीज है। तो जो असेंबली वो फंक्शन करते हैं सब कमिटीज़, और उसमें जो इरिगेशन हो गया और एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो गया, रोड बनाना हो गया और लोकल टेम्पल्स बनाना हो गया, तो इन सब चीज़ों का काम करा जाता था। और क्या होता था कि एक नाम का विलेज है जो कि एक असेंबली थी एरिया में लैंड ओनर्स की जो कि ब्राह्मण्स नहीं थे, और ये जो नगरम है वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी किसकी, मर्चेंट्स की, व्यापारियों की क्या एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यहाँ पे जो असेंबली है वो कंट्रोल करी जाती थी रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स के द्वारा। तो इनमें से बहुत सारे तो यहीं के असेंबली के लोकल असेंबली के आदमी होते थे जो कि फंक्शन करते थे इन्हें सेंचुरी से यानी 100 सालों से भी ज़्यादा से।
तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी कैन कैच एन ओकेशनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। Let us look at some of these. Kalidasa is known for his plays depicting life in the king's court. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. His most famous plays, Abhijana Sakuntalam, is the story of the love between a king named Dushyanta and a young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने एक ओकेशनली ग्लिम्स देखी अपनी लाइफ की, जिसमें ऑर्डिनरी पीपल्स प्लेस करते थे, जैसे कि कोई अकाउंट आया तो उसमें क्या लोग गाना आना गाते थे। तो जैसे एक आप लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं कौन है, एक कालिदास, जो कि बहुत ही जो कि जाने जाते थे अपनी कवियों के, अपनी जो कि वो प्ले करते थे, जो किंग्स के कोर्ट में जो कविता सुनाया करते थे और जो बोला करते थे, उनके लिए जाने जाते थे। वो उनका क्या एक इंटरेस्टिंग फीचर था, क्या प्ले करना किंग के बारे में। और जो ब्राह्मण्स है वो क्या वो इनको शो करते थे संस्कृत लैंग्वेज स्पीक मतलब कि बोल करके। तो ये यहाँ पे जब वुमेन और मेन के बीच में क्या जो किंग होता था वो क्या वो ब्राह्मण्स प्राकृतिक लैंग्वेज ही क्या यूज़ करते थे। तो इनकी एक बहुत ही फेमस प्ले है अभिजना शकुंतलम। तो इसमें क्या होता था, ये एक स्टोरी है एक राजा के बारे में जिनका नाम है दुष्यंत, और एक वुमेन के बारे में, एक यंग वुमेन के बारे में जिसका नाम है शकुंतला। तो इसमें हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन फाइंड करा है, जिसका क्या एक जिसमें एक पुअर फिशरमैन होता है इस सारे किसमें इन प्ले में, इस प्ले के अंदर। The Chinese pilgrim Fa Xian noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. And Banna Bhatta provides us with a vivid picture of the king's army on the मूव। तो क्या होता है कि एक चाइनीज पिलग्रिम है जिनका नाम क्या है फा शियांग, उन्होंने नोटिस करा स्प्राइट को कि इसमें क्या यहाँ पे लोगों को कुछ लोगों को अनटचेबल माना जा रहा, कुछ को हाई और माइटी वैल्यू दी जा रही। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो लोग यहाँ पे सिटी मतलब कि जो अनटचेबल है वो क्या वो सिटी में नहीं रह सकते। उन्होंने लिखा है कि अगर एक मैन एंटर करता है इस टाउन के अंदर या मार्केट प्लेस के अंदर, तो वो क्या स्ट्राइक कर देंगे पीस ऑफ वुड के तरह, पीस ऑफ वुड के लिए। और उन्होंने ऑर्डर करा खुद को कि सेपरेट पीपल सॉरी अपने आप को क्या उन्होंने अपने आप को क्या ऑर्डर करा कि वो क्या एक सेपरेट पीपल हैं। और उन्होंने ये साउंड सुनी है, इनका मतलब ये है कि अवॉइड करना किन्हें उनका मतलब ये था कि अवॉइड करना टचिंग उनको, यानी कि जो अनटचेबल पीपल उनको अवॉइड करना, और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम और उनके अगेंस्ट ही बात करना। तो जो बन्ना भट्टा है उन्होंने क्या विविड पिक्चर भी प्रोवाइड्स कराई हैं किंग की जो आर्मी है उनके मूव के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।